हमारे देश में जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनके अभिलेखीकरण की कोई परंपरा नहीं रही। आप हो या मैं, इवोल्यूशन ने कहें या फिर प्रकृति ने हम सभी को जिंदा रहने के लिए प्रोग्राम किया है। वी ऑल हैव बीन हार्डवायर्ड विद एन इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव एंड प्रोक्रिएट। यही हमारा लक्ष्य है। प्रकृति ने हमें ढेर सारी सकारात्मकता दी है, जिसके बल पर हम विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहते हैं, स्थितियों का सामना करने का साहस जुटा पाते हैं। साथ ही प्रकृति ने हमें जोखिमों को समझने की, उनको परखने की समझ दी है। हम जान जाते हैं कहाँ जोखिम है, कहाँ नहीं है। ये आकलन करने की हमें सहज बुद्धि इवोल्यूशन ने या प्रकृति ने दी है। अब आप माने या न माने, इसी के साथ प्रकृति ने हमें भूल जाने का गुण भी दिया है, और हम विशेष रूप से जो सदमा पहुंचाने वाली, दुखी करने वाली यादें हैं, उनको अपेक्षाकृत ज्यादा जल्दी भूल जाते हैं। आप शायद मान नहीं रहे हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने बचपन के बारे में सोचिए। आपके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उनको रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। क्या याद आया आपको? कोई समारोह, आपका बर्थडे, किसी के द्वारा कोई प्रेजेंट दिया जाना, आपके द्वारा किसी प्रतियोगिता या किसी परीक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन करना, माता पिता या रिश्तेदारों के साथ कहीं घूमने जाना, कोई मेला, कोई उत्सव, यही ना? परंतु आपके बचपन में केवल यही तो नहीं हुआ होगा। इससे हटकर काफी कुछ और भी रहा होगा। केवल खुशी वाली ये कुछ ही पल तो नहीं होंगे। कुछ ऐसी यादें भी होंगी, कुछ ऐसे वाकये भी होंगे जिसने आपको दुख पहुंचाया होगा। परंतु शायद उन यादों को प्रकृति ने आपके दिमाग में कहीं गहरे दफना दिया है और एकदम से आप उसे याद नहीं कर पा रहे हैं। परंतु ऐसा केवल बचपन की यादों के साथ नहीं होता, ऐसा हमारे आसपास की घटनाओं के साथ भी होता है। अगर हम आपदाओं की बात करें, चलो भूकंप की बात करते हैं, तो क्या आपको विगत में आपके क्षेत्र में आए भूकंपों के बारे में सब कुछ पता है? वैसे जो लोग सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल में रहते हैं, निश्चित ही उन्हें सिक्किम भूकंप के बारे में पता होगा। शायद उनको उस भूकंप के झटके भी याद हों। ऐसे ही बिहार और उत्तर प्रदेश में रहने वालों को हो सकता है 2015 में आए गोरखा या ढोलका भूकंप के झटकों की याद हो, जिनका विकेंद्र नेपाल में था। उसी तरह उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनको हो सकता है 1991 के उत्तरकाशी अर्थक्वेक या 1999 के चमोली अर्थक्वेक की याद हो। जो लोग हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या लद्दाख में रहते हैं, उनको शायद कश्मीर अर्थक्वेक के झटके याद हो। गुजरात में रहने वालों को निश्चित ही 2001 के कच्छ भूकंप की याद होगी। महाराष्ट्र में रहने वालों को 1993 के लातूर अर्थक्वेक की। परंतु जून 1819 को आए कच्छ भूकंप की बात करें या फिर 1 सितंबर 1803 को आए गढ़वाल भूकंप की, इन भूकंपों को तो शायद गुजरात और उत्तराखंड में रहने वाले लोगों ने भी बस भुला ही दिया है। हम में से शायद ही किसी को, चाहे हम उत्तराखंड में रह रहे हों चाहे गुजरात में, इन भूकंपों की शायद ही याद होगी। इतनी बड़ी विनाशकारी घटना को एकदम से भूल जाना, क्या आपको इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता? परंतु लोगों की याददाश्त के साथ सच में कोई खराबी नहीं है। ये प्रकृति है जो हमें बुरी और सदमा पहुंचाने वाली जो यादें हैं, उनको जल्द भुला देने की एक प्रवृत्ति हमारे अंदर डाल दी है। और इसे जो मनोवैज्ञानिक है वो फेडिंग इफेक्ट बायस कहते हैं, यानी कि बुरी यादों को जल्दी भूल जाने का गुण। और इसके कारण हमें बुरी यादों से उभरने में, बुरे समय से उभरने में सहायता मिलती है और हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। शायद इसके बिना हमारी जिंदगी में एक हादसे के बाद ठहराव सा आ जाता, परंतु ऐसा होता नहीं है। हम उन यादों को जल्द भुला देते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आप इसे प्रकृति द्वारा हमें दिया गया एक कोपिंग मैकेनिज्म कह सकते हैं, जिसके बल पर हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। फिर चीजों को याद न रख पाने का हमारे लिए, विशेष रूप से हमारे देश में एक और विशेष कारण है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में
जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनके अभिलेखीकरण की कोई परंपरा नहीं रही। अब हमें चंद्रगुप्त के बारे में, उसके समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो जानना होता है तो हम फाहियान के रिकॉर्ड देखते हैं। उसी तरह हर्षवर्धन के समय में क्या हुआ ये जानने के लिए हम वेनसांग ने क्या लिखा उसे देखते हैं। उसी तरह कभी एल्बुर्नी या कभी दूसरे जो लोग यहाँ पर आए उनके वृत्तांतों को देखते हैं। हमारे खुद के द्वारा इस तरह से कुछ नहीं लिखा गया। एक तो प्रकृति ने हमें भूल जाने की प्रवृत्ति दी है, उसी के साथ हमारे यहाँ घटनाओं के अभिलेखीकरण की कोई व्यवस्था नहीं रही, जिसके कारण हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में कोई बड़ी आपदा कभी घटित हुई नहीं। और जाहिर है इन स्थितियों में हमें सुरक्षा उपायों की या आपदाओं से बचने के लिए कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। जब मैंने कहा कि हमारे यहाँ या हमारे देश में घटनाओं के ऐतिहासिक अभिलेखीकरण की कोई परंपरा नहीं रही, मेरे कहने का कतई तात्पर्य ये नहीं है कि हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हम लिखना पढ़ना भी जानते थे, बहुत अच्छा लिखते थे, परंतु जो इतिहास लिखने की परंपरा है, इतिहास लिखने का जो कौशल है वो हम में नहीं था। वैसे हम लिखते बहुत अच्छा थे। अभी हाल कौन सी फिल्म देखी, कोई तो फिल्म आपने देखी होगी, कोई नाटक देखा होगा, उसमें आपको कितने चरित्र याद आते हैं। अगर बहुत पीछे की बात करूं तो मैंने काफी समय पहले शोले फिल्म देखी थी। अगर शोले की बात करें तो मुझे गब्बर याद है, जय वीरू याद है, ठाकुर याद है, बसंती याद है, कालिया याद है, परंतु सांभा याद है। परंतु इसके अलावा आगे मैं ज्यादा कैरेक्टर्स को रिकलेक्ट नहीं कर पाता हूँ। इसी तरह आपने जो फिल्म देखी उसमें कितने चरित्र आपको याद आते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसके विपरीत अगर आप हमारे यहाँ लिखे हुए जो ग्रंथ हैं या दूसरे अभिलेख हैं उनकी बात करें तो चलो महाभारत की बात करते हैं, उसमें कितने कैरेक्टर आपको याद आते हैं या कितनों को आप एकदम से याद कर पाते हैं? कर्ण को, भीष्म को, शकुनी को, धृतराष्ट्र को, गांधारी को, कुंती को, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, जयद्रथ, कृष्ण, दुशासन, दुर्योधन और कितने, लिस्ट ये एंडलेस हो सकती है। और यहाँ अगर आप ध्यान देखें तो हर चरित्र एकदम परफेक्ट है। उसको इस तरह से गढ़ा गया है कि उसकी अपनी एक कहानी है, अपनी एक हिस्ट्री है। उसके इर्द गिर्द ऐसा ताना बाना बुना हुआ है कि उसका करेक्टर एकदम अलग है। शकुनी है तो शकुनी है, वो शकुनी क्यों बना, क्यों अपना देश छोड़ के यहाँ कुरुराज सभा में आया, उसकी अपनी कहानी है। गांधारी की अपनी अलग कहानी है, भीष्म पितामह की अलग कहानी है। और इन जितने भी चरित्र हैं इतने माइन्यूटली इन सब के करेक्टर को बुना गया। वो कौन सा अस्त्र यूज करते थे, कौन सा शस्त्र यूज करते थे, कौन सा शंख यूज करते थे। अब कृष्ण ने जब भी इस्तेमाल किया तो सुदर्शन चक्र इस्तेमाल किया, जब कृष्ण ने फूका तो पांचजन्य फूका। उसी तरह अर्जुन ने जब भी युद्ध के लिए उठाया तो गांडीव उठाया, उसने इधर उधर कोई भी धनुष नहीं उठाया। वही कर्ण के साथ है। आप उनकी जो इमेजिनेशन है, काल्पनिकता है, कल्पना शक्ति है, उसके बारे में अगर सोचें तो कर्ण कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ। उसके कवच और कुंडल ऐसे थे कि जिनको कोई भी अस्त्र शस्त्र ना नुकसान पहुंचा पाए ना भेद पाए। और समय बीतने के साथ वो बढ़ते गए। अब जरा सोचिए किस मेटल के या किस एलिमेंट के ये बने होंगे जो समय के साथ शरीर के साथ वो भी बढ़ते गए और शरीर का एक अंग थे। उसी तरह यहाँ अन्य कई चीजें हैं जो हम टाइम लैप्स की बात करते हैं। जयद्रथ वध में कृष्ण ने सूर्य को पहले डुबा दिया। तो इस तरह की चीजें हमारे लोगों ने लिखी मगर हिस्ट्री नहीं लिखी। तो हम लिखना तो जानते थे, लिखना पढ़ना जानते थे, परंतु हिस्ट्री लिखने की परंपरा नहीं थी, जिसके कारण हमारे वहां विगत में किस तरह की घटनाएं हुई उसके कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। एक तो प्रकृति ने हमें भूलने का गुण दिया, दूसरे हम घटनाओं का हमने अभिलेखीकरण नहीं किया। इन दोनों का मिला जुला असर ये रहा कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में विगत में कौन सी आपदा घटित हुई, उससे कितना नुकसान हुआ, कितनी क्षति हुई। जब पता ही नहीं है तो जाहिर है आप हो या मैं है, हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित ही समझेंगे। और ऐसे में जो भी बातें उसे बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, भूकंप सुरक्षा के लिए, बाढ़ सुरक्षा के लिए, लैंडस्लाइड सुरक्षा के लिए, वो लगता है कि ये सब बेमानी है। उसके क्षेत्र में तो ऐसा कुछ होता नहीं और इन सबको करने का कोई औचित्य भी नहीं है।
जब हमारे वहां विगत में कोई घटना नहीं हुई तो आज ऐसा क्या हो गया कि हमें अचानक से इन सब की जरूरत पड़ गई, और ऐसे में वो इन सब चीजों पे अमल भी नहीं करता है। और ऐसा मैं और आप ही नहीं, ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, और इसी के कारण हम बार बार आपदाओं से प्रभावित होते हैं, हमारी वल्नरेबिलिटी कम नहीं होती है। और यहाँ दूसरी चीज ये है, क्योंकि हमारे पास आपदाओं के या घटनाओं के लंबे समय के रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारे वैज्ञानिक जो हैजार्ड मैप्स बनाते हैं किसी भी घटना के लिए, वो अर्थक्वेक के लिए हैजार्ड मैप हो सकता है, लैंडस्लाइड के लिए हो सकता है, त्वरित बाढ़ के लिए हो सकता है, बाढ़ के लिए हो सकता है, क्योंकि हमारे पास लंबे समय के आंकड़े नहीं है, तो हम जो हैजार्ड मैप्स बनाते हैं उतने अच्छे नहीं होते हैं। और जब भी कोई बड़ी आपदा अचानक से घटित होती है, उसके बाद हमें अपने हैजार्ड मैप्स को दोबारा से बनाना पड़ता है, उनमें संशोधन करना पड़ता है। ऐसा हमने 2001 में जो भुज भूकंप आया था उसके बाद किया भी था। भुज भूकंप से पहले जो हमारा अर्थक्वेक जनरेशन मैप है देश का, उसमें 5 अलग-अलग भाग हुआ करते थे, जोन 1, 2, 3, 4 एंड 5। 2001 का जो भुज भूकंप था उसके बाद हमने जोन 1 को खत्म कर दिया और केवल 4 जोन रह गए, जोन जोन 2, 3, 4 एंड 5। और वर्तमान में जो हमारा अर्थक्वेक जोनिंग मैप है उसको दोबारा से संशोधित किया जा रहा है और कुछ समय में आपके सामने नया मैप होगा। यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आज के समय में वर्तमान में भी हम आंकड़ों को ठीक से एकत्रित नहीं कर रहे हैं, विशेष रूप से आपदा में हुई क्षति से संबंधित जो आंकड़े हैं, और विशेष रूप से आर्थिक क्षति के। विभिन्न कारणों से जो सार्वजनिक परिसंपत्तियों की क्षति है उसको बढ़ा चढ़ा के दर्शाया जाता है, और जो निजी क्षतियां हैं वो केवल नंबर्स हैं। वो कितने बड़े थे, अगर मेरा घर है वो कितना बड़ा था, उसका मूल्य कितना था, उसके वल्नरेबिलिटी फंक्शंस क्या थे, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे वहाँ जो राहत दी जाती है वो नंबर्स के आधार पे है। घर बड़ा हो या छोटा, उसमें जो राहत दी जाएगी 1,30,000 रुपया दी जानी है। तो ऐसे में कोई भी ये जहमत नहीं उठाता ये जानने की कि घर का मूल्य कितना था, वो किस वजह से क्षतिग्रस्त हुआ। और विशेष रूप से किसी को नहीं पता होता कि वो घर इसलिए क्षतिग्रस्त हुआ कि वो वल्नरेबल था, या फिर इसलिए क्षतिग्रस्त हुआ कि आपदा का परिमाण अधिक था। ऐसे में जो हम बातें करते हैं बिल्ड बैक बेटर की, वो केवल नारा ही रह जाता है, क्योंकि जब हमको पहले आपदा से पहले जो स्ट्रक्चर है उसके वल्नरेबिलिटी फंक्शंस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो जो हमने बाद में बनाया उसके लिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कोई नहीं रह जाता। इसलिए आज जरूरी हो जाता है कि हम आपदा से संबंधित जो आंकड़े हैं उनके लिए संजीदा हों, उनको ईमानदारी से एकत्रित करें, और ऐसा करना हमारी प्रतिबद्धता भी है। विशेष रूप से अगर सेंडई फ्रेमवर्क की बात करें तो उसके अंतर्गत इन आंकड़ों को हमारे द्वारा एकत्रित किया जाना है। उसी के साथ ये आंकड़े इसलिए भी जरूरी हैं कि इन आंकड़ों के आधार पर हम स्थानीय परिप्रेक्ष्य में लोगों में आपदाओं के प्रति जागरूकता ला सकते हैं। हम लोगों को बता सकते हैं कि आपका क्षेत्र विगत में 1803 में, 1991 में, 1998 में भूकंप से प्रभावित हुआ था, और आज इसकी वल्नरेबिलिटी का स्तर यह है। अगर हम विदेशों में देखें, वो ताइवान हो या जापान हो, जहां पर प्रायः अर्थक्वेक आते हैं, तो विगत में अर्थक्वेक से जो वहां पे क्षतियां हुई थी, जो स्ट्रक्चर, वो स्कूल हो, डैम हो या दूसरी चीजें हो, उनको उन्होंने संग्रहालय के रूप में, म्यूजियम के रूप में तब्दील किया है। और जैसे क्षति हुई थी, वो क्यों क्षति हुई थी, किस तरह की क्षति हुई थी, उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता था, उस सब के बारे में विस्तार से वहां पे बताया गया है, जिससे लोग वहां जाते हैं, उनको जागरूक होते हैं, उनको पता चलता है कि किस तरह की क्षति हो सकती है। ऐसा हम भी कर सकते हैं अगर हम पुरानी क्षतियों के बारे में लोगों को बताएं लोकल रेफरेंस, तो लोगों में जागरूकता आएगी, उनका जो एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन आएगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जो भी हमारा एटीट्यूड है ये सैकड़ों वर्षों से जो इवोल्यूशन ने हमारे सबकॉन्शियस में भरा है, जो हमें गुण दिए, उन पर आधारित है, और ये रातों रात बदलने से रहा। परंतु सच मानिए, एटीट्यूड में परिवर्तन आता है। और हम अपने जीवन काल में ही देखें, जब मैं छोटा था तो हमारे साथ कई ऐसे बच्चे पढ़ रहे थे, ऐसे मेरे दोस्त थे, जो 4-5 बहनों के बाद अगला भाई था। उस समय विशेष रूप से हिंदू परिवारों में मोक्ष के लिए लड़के का होना जरूरी समझा जाता था, और ऐसे कई परिवार थे जिसमें 5-6 बहनों के बाद एक भाई था। और सच मानिए, उस समय ऐसे जो लड़के थे, कई बहनों के बाद जो भाई था, उसकी परिवार में अपना अलग ही रुतबा था, वो किसी प्रिंस से कम नहीं होता था, और उसे देख के कई बार रश सा होता था। उस समय 70 के दशक में परिवार नियोजन या फिर फैमिली प्लानिंग की बात होना शुरू हुई। उस समय की अगर बात सोचें तो
हर दूसरा एडवर्टीजमेंट परिवार नियोजन का होता था। गलियां, सड़कें परिवार नियोजन के एडवर्टीजमेंट बिल बोर्ड से भरी थी। 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, हम दो हमारे दो, निरोध, प्रॉपर्टी और इस तरह के न जाने कितने विज्ञापन चारों तरफ दिखाई देते थे। वैसे विज्ञापन आपने इस तरह के आज भी देखे होंगे, परंतु जो विज्ञापन आप आज देखते हैं वो प्रोडक्ट प्रमोशन के हैं, ना कि परिवार नियोजन के। आज किसी को भी परिवार नियोजन के बारे में बताने की जरूरत नहीं रह गई। आज 50 साल के बाद आपके और मेरे कई ऐसे मित्र होंगे, जानने वाले होंगे, जिनकी केवल एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है और वो संतुष्ट है। इतने समय में हमने जो लड़का होने का कंपल्सन था, मोक्ष के लिए लड़के की आवश्यकता थी, उस मनोवृत्ति से हमने मुक्ति पा ली। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ एडवर्टीजमेंट से ही होता है। इतने समय में आप हो या मैं, जरूरत के आधार पे हो या अन्य कारणों से, हम सभी ने मेज में बैठ के खाना शुरू कर दिया है। बाहर खाने से पहले हम कभी भी ये नहीं पूछते कि ये खाना बनाया किसने है। हम सभी कांटा छुरी इस्तेमाल करें या न करें, चम्मच से खाना खाते हैं। और सच मानिए, ये बड़े बदलाव है। तो समय के साथ आवश्यकता के आधार पे हो या जागरूकता के आधार पे हमारी मनोवृत्ति में, हमारी एटीट्यूड में परिवर्तन आता है। जरूरत है कोशिश करने की, ईमानदार कोशिश की और लगातार कोशिश की। तो आपदा प्रबंधकों से गुजारिश है, आपदा प्रबंधकों से अपेक्षा है कि वो क्षेत्र विशेष में हुई आपदाओं के संबंध में जानकारियां जुटाएंगे और लोगों को उनके विषय में जागरूक बनाएंगे। हो सके तो हम म्यूजियम तैयार कर सकते हैं पुरानी आपदाओं से जुड़े। इससे लोगों में जागरूकता आएगी, लोग आपदाओं के बारे में समझने को, सोचने को विवश होंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके क्षेत्र विशेष में विगत में किस तरह की आपदाएं घटित हुई हैं, आज आपके क्षेत्र पे किस तरह का जोखिम है और उसे कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब परिवार की सुरक्षा के लिए इतना करना तो बनता है। अगर आपको हमारे द्वारा की जा रही बातें, चर्चा अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।